नमस्कार। 90 डिग्री पर हमारे साथ काड़ा प्रधान लाडपुर हैं और काड़ा भाई जो हैं बहुत बड़े एक सामाजिक किरदार हैं इस क्षेत्र में और समय समय पर जो भी कोई जनहित के मुद्दे होते हैं या जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है किसी भी पहलू को लेकर हैं तो उसमें काड़ा प्रधान है अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ ही मौजूद हैं और कुछ मुद्दे हैं जिन पर इनके विचार हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, एक दुष्यंत चौटाला का और जो सीआईए इंस्पेक्टर है ना, एक वो मामला चला हुआ है। देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर सामने आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का बर्ताव दुष्यंत चौटाला के साथ गलत था। ऐसे में आपने किसान आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी। टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हर जगह गुड़िया खाप ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। और उस दरमियान चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, उसको लेकर आप लोग कहते थे कि किसान आंदोलन वापस होने चाहिए और किसान लगातार बॉर्डर्स पर परेशान हो रहा है। आप खुद टेंट लगा हुआ था आपका, तो वो परेशानी आपने भी झेल ली। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इस दुष्यंत चौटाला को उस दरमियान इस खाप की, इस किसान समाज की उस दौर में याद नहीं आई। आज जब दुष्यंत चौटाला को इनकी ज़रूरत पड़ी तो खापों को निमंत्रण दिया था जिस पंचायत में था उन्हें। तो किसे आप ठीक मानेंगे, जो कुछ कह रहे हैं दुष्यंत के साथ गलत हो रहा है, या जो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दरमियान दुष्यंत और कुछ गलत बयानबाजी की थी? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि अगर समाज के साथ अगर आदमी रहे तो एक समय पर अपने परिवार और समाज की ज़रूरत पड़ती है? बहुत चर्चा इस चीज़ को लेकर लोग कर रहे हैं, आप बताइए, इसको ब्रीफ कीजिए अच्छे से। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो भाई प्रवीण जी, आपके सभी दर्शक चैनलों का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप बहुत ही आपकी जो मुद्दे हैं उसको बिल्कुल बहुत गहराइयों से आप उसको उठाते हो। जो भी, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लगा लो, आपका जो चैनल है वो बड़ा अच्छा तरीके से हर बात को अच्छे विषय से लेके चलता है। तो सबसे पहले तो मैं सबके आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ प्रवीण जी। और अल साहब, ये जो आपने जो बात पूछी, देखिए जो हम अपनी राय बताते हैं, इसमें जो दुष्यंत जी के साथ में जो ये विषय चल रहा है, जो मुद्दा बना, जो सीआईए टीम थी जो जिन्होंने गाड़ी रोके और जिस तरीके से गाड़ी रोक के दुष्यंत जी को रुकवाया और ये बात नोकझोंक हुई, तो अपने विचार में दुष्यंत जी जेजेपी पार्टी से, अपनी पार्टी से 10 सीट लेके राजमंत्री करी और डिप्टी सीएम के पद पर थे। और चुनाव से पहले आप अगर उनकी बातें देखोगे तो वो उनके जो चुनावी मुद्दे थे, जो चुनावी घोषणा थी, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी होगी। तो उन बातों को भूल के वो बीजेपी के साथ जुड़ गए और बीजेपी के साथ जुड़ के डिप्टी सीएम की सीट ले ली और बाकी भी कई पदों पर बैठ गए। तो ये उसने पूछा नहीं किसी से, अपनी मर्जी से। तो उस टाइम पे ये हरियाणा प्रदेश जनता कहाँ चली गई थी। और रही बात हरियाणा पुलिस की, देखो कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेवारी बनती है हरियाणा पुलिस की। जो हमारे आदरणीय डीजीपी हैं, उन्होंने शायद कल परसों अपने क्लीन चिट दे दी है। अब इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं वो, तो उन्होंने सारे बात को संज्ञान में ला के इन्होंने अपनी बात रखी ना, इस विषय को बताया ना। अब वही कानून व्यवस्था जब हरियाणा प्रदेश में अगर पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा किसी भी तरीके से, चाहे नशे को लेकर, चाहे क्राइम को लेकर और किसी विषय को लेकर सख्ती से नहीं आएगा तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये घटना इस चीज़ की याद नहीं दिलाती कि आपको अपने परिवार भाईचारे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी करिए, लेकिन उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए जो दुष्यंत ने किया। देखो प्रवीण जी, अलाउ जी, ये बातें जो अब चल रही है, अब जो ये परिवार समाज से भी गुहार लगा रहा है, खापों से भी गुहार लगा रहा है, और यहाँ से बाहर भी अपनी, जैसे यूपी में जाकर भी अपनी कह रहा है भी एक महापंचायत का आयोजन किया जाए। तो एक बात बताओ ना, मैं वही बात कह रहा था आपसे, तो ये क्यों हुआ? ये परिवार भी यही है, ये खापे पंचायत भी यही है, ये प्रदेश भी यही है, ये समाज भी यही है। इन्होंने जो फैसले लिए
इन्होंने जो फैसले लिए, सबसे पहले परिवार का। हाँ। जब एक मैंने देखा बहुत बड़ी रैली हो रही थी, उस रैली में परिवार को तोड़ने वाली बात अगर हुई या कही गई तो इनके द्वारा होगी वो। और उससे अलावा चलो पार्टी अलग बना ली, फिर बीजेपी में जाना, तो ये धोखा था लोगों के साथ। यही अपने मुद्दों में कहते थे भी इसको हम तो बाहर भेजेंगे इसे, तो उसके बाद में अपने इस पर बैठ गए। तो जो बोया वो कट रहा है। और आज उन बातों को भूल के कह रहे कि भाई क्या नाम है हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ। तो ये लोग हैं, ये लोकतंत्र है, ये प्रदेश है, सब कुछ देख अच्छा, ये बताइए, आप जब टीकरी बॉर्डर पे थे किसान आंदोलन में, ये दुष्यंत जी जब राज की मौज लूट रहे थे, हाँ, गुड़िया खाप के जो प्रधान थे आप बिल्कुल साथ में थे उनके, वो ट्रैक्टर भी, देशद्रोह का केस तक लग गया था उस किसान आंदोलन में उनके ऊपर, लगा था। मतलब किसानों की आवाज उठाने में देशद्रोह तक का केस लग गया था। ठीक है, तो आज आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि दुष्यंत जी, कम से कम आपको याद भी है क्या वो संघर्ष की कितना संघर्ष हुआ था? हाँ, ये बताइए कि मतलब ये जो आपने बात कही किसान आंदोलन की बात है, ये हमारे को नहीं, ये तो पूरे प्रदेश देश को याद रहेगा। हाँ। और जिस टाइम पे ये राज में थे तो उस टाइम वो किसानों को भूल गए। वो जब किसानों के साथ भाई क्या नाम पानी की बौछारें लग रही थी, रोडों पर बिल्कुल वो क्या नाम है वो गाड़ के कीले गाड़ कर रोड रोके जा रहे थे, बड़े बड़े वो लगा दिए जाते, तो और उसके बाद लाठी डंडे चल रहे थे, तो उस टाइम पे किसान यही था। और रही बात हमारी, हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई। ये जिम्मेवारी हर वर्ग की पड़ती है, एक हमारे समाज की नहीं, क्योंकि किसान 36 बरादरी से आता है और किसान पूरे क्या नाम है देश का पेट भरता है। जो किसान है वो अन्नदाता है, अन्नदाता वो अन्नदाता हर जीव जंतु का पेट भरता है। तो आंदोलन चला कर लगभग 1 साल आंदोलन चला, तो ये चुप बैठे थे उस टाइम पे। तो ये कभी भी ना तो किसानों के समर्थन में आए और ना कभी अपनी जुबान से ऐसी बात कही अगर भाई चलो ये गलत हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो भाई किसान भी खून के आंसू घुट भी रहे थे। तो भाई आज इनके सामने छोटी सी घटना पर ये घटना जो हुई, और इस घटना के बाद ये कितने दिन से बार बार मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से और भाई दूसरे प्रदेशों में जाके बता रहे हैं, ऐसा क्यों जो लोग इकट्ठे ना हो रहे। आज हरियाणा प्रदेश का जो लोग है, हरियाणा पुलिस है, पुलिस में भी हमारे भाई हैं, वो भी देख रहे हैं जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, ये मीडिया कुर्सी है, जिस कुर्सी पर ये बैठे थे वो डिप्टी सीएम की कुर्सी थी, और जो इनके विधायक 10 विधायक थे वो भी इन्हीं की पार्टी के थे ना। जो जैसे करता है वो जनता की, प्रदेश की जनता उसको देखती है। नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो बादली विधानसभा उसमें बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जज्जर जिले में, हरियाणा में भी बहुत फैल रहा है। इसको लेकर पुलिस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अगर सामाजिक रूप से देखें तो कैसे इससे निजात है पाई जाए, क्योंकि कोई शायद ही ऐसा गांव हो जिसमें, और नशा भी कैसा चल रहा है प्रधान जी, चिट्टा, स्मैक, ये छुपा नहीं किसी से। पहले अक्सर गांवों में देखिए जो सुल्फा पीता था ना, उसको भी ये माना जाता था कि भाई बहुत मतलब घटिया तरह का नशा है। बिल्कुल। लेकिन आज शराब और सुल्फा तो पीछे छोड़ दिया है बिल्कुल, स्मैक, चिट्ठा, इसे कैसे निपटे आदमी, हरियाणा कैसे इससे निकले? देखिए प्रवीण जी, जिस प्रदेश में नशा जब फैलता है ना, तो धीरे धीरे वो प्रदेश बिल्कुल नीचे आ जाता है। क्योंकि जब नशा होगा तो बच्चा ना तो मेहनत कर पाएगा, ना ग्राउंड पे जा पाएगा, खेल के ग्राउंड पे जा पाएगा, ना शिक्षा के आगे तरफ बढ़ेगा। नशे से सरपे की बात करता बच्चा क्राइम की ओर बढ़ता है। जो गलत काम करवाता है वो नशा करवाता है। जब नशे में काफी आपने देखा होगा, क्राइम उठा के देखा होगी, नशे के हालात में भाई ये क्राइम कर दिया, ये गलत काम, नशा और क्राइम साथ साथ चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। तो ये सबसे पहली जिम्मेवारी तो सरकार की, फिर पुलिस डिपार्टमेंट की, और कुछ हमारी भी है। कुछ हमारी क्या है कि हम जब सब गांव से बिलोंग करते हैं, तो चाहे शहर की बात लगा लो, चाहे गांव की बात ला लो, हर गांव में, हर क्या नाम जिले में पता होता है कि लगभग ये आदमी नशे से जुड़े हुए हैं, ये नशा कारोबार करते हैं। तो भाई क्या नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट और लोग मिलके एक ऐसा, दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाए जिससे धीरे धीरे नशे पर, पहले बेचने वालों पर रोकथाम लगे, और जब नशे की बिक्री रुकेगी तो भाई नशा कम भी होगा, और भाई जो ज़्यादा पीते हैं उन पर भी कार्रवाई करी जाए, और कार्रवाई करके उनको भाई नशा मुक्ति केंद्र में या जेल के अंदर दिया जाए। इनको रोकना जरूरी है, क्योंकि नशे का नहीं रोके, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये हर
परसेंटेज होती है ना, अगर पहले 10 आदमी पीते थे, अब उसके बाद 50 आदमी हो गए, फिर ये 100 आदमियों को पहुंच गया, फिर 100 के 500 आदमी पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे ये बिल्कुल जहर है, ये बढ़ता चला जाएगा और जैसे बढ़ेगा तो ये जनरेशन को खत्म कर देगा और उससे ये बड़ा नुकसान होगा। ये जो बड़ा नशा है प्रधान जी, एडिक्ट जल्दी करता है ना व्यक्ति को, ये एडिक्शन ज्यादा। परवीन जी, ये जो नशा है ना, ये तो जो पीने वाले वही बताते हैं, पर हमें जो देखा है नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं और जो कई बार पीने वाले को पता लग जाता है ये नशा करता है। इनका ऐसे हालत खराब हो जाती है, नशे वाला दिख जाएगा तो राल गिरने लगते हैं, कुछ वो बोलते हैं इसको क्या चीटा वगैरह बोलते हैं, कुछ बोलते हैं समैक बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं। तो ये नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो इससे है ना युवा बिल्कुल खराब हो रहा है। और भाई ये तो पुलिस और सरकार और समाज ये कड़ी है, तीनों मिलकर इस पर अंकुश लगा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकेला कोई नहीं कर पाया शायद। समाज की जिम्मेवारी ये बनती है, अगर भाई जो नशा कर रहे हैं, जो नशा बेच रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको बताया जाए, पुलिस उन पर लगाम लगाए और सरकार भाई अच्छे तरीके से जो इनका डिपार्टमेंट है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट है और भी जो डिपार्टमेंट है, उस पर अच्छे तरीके से इन पर अमल किया जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप रोड पे कहीं भी निकल जाओ, दो चीज़ें बड़ी कॉमन दिखेंगी, एक प्राइवेट स्कूल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, जबकि सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं हर गाँवों के साथ। तो ये क्या कारण है कि शिक्षा सरकारी स्कूल में फ्री है और हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री है, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल जिसमें बहुत लाखों की फीस है प्रधान जी, आज के दिन तो शायद आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता वहाँ पर, लेकिन मजबूरी है कि पढ़ाएगा वहीं। इलाज के लिए बेशक से उसके पास पैसे ना हो, लेकिन इलाज कराएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा है जिसका व्यापार बहुत चल पड़ा है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? बहुत गंभीर मुद्दा ये है। परवीन जी, आपने जो पॉइंट उठाया ये बहुत गहरा मुद्दा है ये, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना, जैसे जैसे स्कूल बढ़े, प्राइवेट स्कूल बढ़े, सरकारी जो स्कूल थे वो उनकी आप देखोगे उनमें जो बच्चों की संख्या है बिल्कुल नामात्र रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो हम सब का एक विचार बना कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छी मिलती है, ये मन में एक भावना बनी। अगर भाई आपका बेटा जाता है इस स्कूल में, लीली बस आती है, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आए भाई पीली बस में जाए, ये भाई चाहता है इसका बच्चा आए वो हरी बस में जाए। एक ये कल्चर बन गया, सुबह उठते ही अपने बच्चे को ले जाना बस में, बड़ी बस में बैठाना। बड़ी बस में बैठने से बच्चा ये जरूरी नहीं शिक्षा ऊपर पड़ेगा, बड़ी बिल्डिंग से शिक्षा नहीं मिलती। मुझे एक बात याद आई, आपने एक बार बोला था कि लाडपुर में सबसे ज्यादा शिक्षक है आपके गाँव में। जी है, मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड हैं, राइट, लेकिन मुझे पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे घर में के अंदर ही ये बीमारी है, जो सरकारी टीचर वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? एला साहब, ये मेरे खुद का घर का उदाहरण भी है ये। एला साहब एक बात बताऊं, ये बिल्कुल आपने सत्य बात बोली है। हमारे जो दादाजी हैं या ताऊ जी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो सरकारी जॉब पे हैं, टीचर है वो। और एक बात सोचने की है, वो सरकारी टीचर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से सैलरी ले रहे हैं, परंतु अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। इससे समाज में एक मैसेज आता है, भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और मैं देखता हूँ कि आप सैलरी तो ले रहे हो सरकार के स्कूल से, और आपके सरकारी स्कूल से आप सैलरी ले रहे हो, परंतु अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में। तो ये जो समाज में जो मैसेज आता है ना, इससे बिल्कुल समाज में एक अलग वो बात मिलती है। अगर भाई जो एक बात बताओ, सरकार तो आपको तनख्वाह सैलरी दे रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, बिल्कुल पढ़े, परंतु हो रहा है उससे उल्टा, क्योंकि आपके बच्चे सैलरी तो ले रहे हो आप सरकार से, परंतु अपने बच्चे को भेज रहे हो प्राइवेट स्कूल में। वो टीचर खुद ही नहीं मान रहा कि वहाँ पर एजुकेशन है, इसका मतलब ये आप लोगों ने मान लिया कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को जो मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूल के चाहे तो भाई मैं सीधी दिखाने वाला आदमी हूँ, चाहे तो जो वे वहाँ टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, आपका उन पर भी भरोसा नहीं है कि ये बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, ये तो ये मान लें हम। और ये नहीं माने, ये माने नहीं भी जो सरकार तनख्वाह दे रही है वो तनख्वाह भी अच्छी दे रही है, करीबन लाख के आसपास, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी। उतनी सैलरी शायद प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल रही, नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम गलती क्यों कर रहे हैं? फिर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं ले जा रहे? जब एक टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहा है तो मैं क्या सोचूंगा? मतलब उसने तो साबित कर दिया कि उसने दिखा दिया, हाँ उसने दिखा दिया, अभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो,
तो कहीं ना कहीं ये वो क्या बोलते हैं इसका गठजोड़ है। गठजोड़ क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज रहा? ये तो जो स्टाफ है भाई, गांव की जिम्मेवारी क्या बनती है? गांव की जिम्मेवारी, गांव के अंदर स्कूल है तो गांव की जिम्मेवारी बनती है। कोई स्कूल टाइम पर, कोई टीचर टाइम पर नहीं आता तो मीटिंग ली जाए, मीटिंग में गांव के आदमी इकट्ठे करके भाई पूरा स्टाफ टाइम पे आएगा। और कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसको बता भी अच्छे तरीके से पढ़ाओ, वो जिम्मेवारी गांव की बनती है। एक अपने यहाँ दांदलैंड गांव से हैं जी, रोहित अहलावत, काउंसलर हैं वो, अच्छा। लंदन में, आप जानते होंगे जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लैंड के अंदर सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए मतलब बहुत भागदौड़ मचती है कि हमारे बच्चे का सरकारी स्कूल के अंदर किसी तरह एडमिशन हो जाए। उन्होंने बताया कि वहाँ की सरकारी शिक्षा यहाँ की इंडिया की प्राइवेट से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इतना ज़बरदस्त वहाँ पर वो है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है प्रधान जी? फिर गवर्नमेंट देखो बिल्डिंग भी दे रही और टीचरों को सैलरी भी दे रही है, लेकिन मुख्य कमी शायद यही है कि एक सरकारी टीचर ये हौसला नहीं कर पा रहा है कि वो अपने बच्चों तक को स्कूल में पढ़ा दे। शायद ये सबसे बड़ा ये जो आपने जो विचार है ना, इस पर सोचने की बात है। इस विचार पे ये हमारे सबका कर्तव्य बनता है। हमारे सरकारी स्कूल शायद आज जो बाहर से आए हुए हैं ना, शायद उन्हीं का एडमिशन होता है उसमें, उन्हीं का एडमिशन हो रहा है और धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो रही है और सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो रही, अभी बिल्डिंग खाली पड़ी है बगैर बच्चों के। और यही हालात हो गए मेडिकल के। आप अपने इलाज के लिए अगर मेडिकल में जाते हो, क्योंकि जब मेडिकल गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं तो तो उनका हमारा फर्ज भी बनता है कि सरकारी मेडिकल में अपना इलाज करवाए, परंतु नहीं। आपने देखो कि हर साल शहर में जैसे स्कूल बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही मेडिकल बढ़ रहे हैं। एक चीज ऐसे ही, सुनो मेरी बात, आप पहली से लेकर पढ़ाई 10वीं 12वीं तक देखो आप, हम और आप भी पढ़े हैं, हमारी आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है, शायद हम 100 रुपये में पढ़ गए होंगे। अगर आप देखोगे एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं ना, तो पहली से लेकर 12वीं तक अगर बच्चा पढ़ेगा तो करीबन वो 30-35 लाख रुपए में उसकी पढ़ाई खर्चा कम से कम बताऊं लग जाएगा। और अगर आप छोटे मेडिकल, अगर आप किसी मेडिकल में एडमिट होगे ना और बीमारी होगी आपका, गुड़गांव चले गए और दिल्ली चले गए ना, तो आपको 50 लाख रुपये नॉर्मल बीमारी में आपको जमा करने पड़ेंगे। एक उदाहरण बताता हूँ प्रधान जी हॉस्पिटल का, दर्शक भी इस चीज से वाकिफ होंगे। जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं जी, इनके अंदर ऑपरेशन कौन कर रहा है? सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर इन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करता है। आप पीजीआई में जाइए और छोटा सा भी ऑपरेशन है तो पीजीआई का सरकारी डॉक्टर ये बोलता है मेरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वहां पर कल ही ऑपरेशन कर दूंगा मैं आगे। होता है ये, ऐसा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज आके कर रहा है सरकारी डॉक्टर, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर जब सरकारी हॉस्पिटल में है ना, वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा और या वो वहाँ पर इलाज नहीं कर रहा। और ये सबके सामने है, सोसाइटी के बीच में ऐसा चल रहा है। ये आपने बताया ना उदाहरण, ये उदाहरण मेरे सामने भी काफी उदाहरण है। जो पीजीआई रोहतक की बात लगा लो, चाहे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने उनकी बात लगा लो, वही डॉक्टर जो उसमें सरकारी हॉस्पिटल में है वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वो अपनी ओपीडी खोली बैठे हैं। वो कहते हैं शाम को मेरी ओपीडी में आओ, और ओपीडी में इतने रुपये आपका ओपीडी देना पड़ेगा आपको। कहीं 2000 मांग रहे हैं, कोई 4000 रुपये मांग रहे हैं, कोई 2 अपने उसी हिसाब से मांग रहे हैं। तो ये हमारे को लूटा जा रहा है। ये स्कूल वाले भी लूट रहे हैं और ये मेडिकल वाले भी लूट रहे हैं। क्या हो गया, एक है ना आदमी को पैसे की भूख पड़ेगी और पैसे की भूख में आदमी इतना अंधा हो चुका है, वो अपनी इंसानियत वो अपने उसको भूल रहा है। और तेरी जिम्मेवारी क्या बनती है, तेरा कर्तव्य क्या बनता है। आपने देखो, आपने भी कुश्ती कर रखी है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। डिगल का ही एक दोस्त था, वो यहाँ वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानी करता था, तो लिगामेंट की चोट लग जाए, पहलवानी पता है आपको, तो उसकी लिगामेंट टूट गई। अब लिगामेंट का पर्सनल तो कोई डॉक्टर है नहीं, तो पीजीआई में एक डॉक्टर थे बहुत बढ़िया, तो वहाँ गए। पैसों की दिक्कत नहीं थी, मतलब ये डॉक्टर बढ़िया है। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा कि यहाँ तो ऑपरेशन 6 महीने के बाद नंबर आएगा। अच्छा। उसके ससुर का प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसको रिकमेंड किया उस डॉक्टर ने, और उसी डॉक्टर ने आके उसका लिगामेंट का ऑपरेशन किया। अच्छा। तो ये देख लो, मतलब इस तरह का स्वास्थ्य का लेकर चल रहा है। और पता सरकार को भी होता है सारा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वही सरकारी डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। ये तो लास्ट में अगर आप सोचोगे इन सभी बातों की, चाहे शिक्षा की बात सोच लो, चाहे मेडिकल की बात सोच लो, चाहे और किसी भी बात को लेकर चलो, चाहे क्राइम की बात लेकर चलो, और चाहे आपने 2 दिन पहले में सुना था किसी आप दफ्तर में बहन बेटी की बात थी, कोई उस पर भी आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था प्रधान जी कि भारत एक नरक है।
इससे ज्यादा क्या सबूत होगा नरक का कि देखिए शिक्षा में वही टीचर अपने बच्चे को शिक्षा में नहीं पढ़ा रहा, और सरकारी का वही डॉक्टर प्राइवेट में आके वही इलाज कर रहा है। तो अभी आप कह रहे थे बैंक में जो एक मामला हुआ कि उस पीएन ने बहुत आरोप लगाए हैं। ये बहुत जगह ऐसा होता है कि जो महिलाएं ऑफिसों में काम करती हैं, और आए दिन अखबारों में आप सुनते होंगे कि जो बहन बेटियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर वो जॉब लग जाती हैं तो जो बड़े अधिकारी हैं उनको गलत नज़र से देखते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है प्रधान जी सोसाइटी के अंदर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले 2 दिन पहले आपका वो न्यूज़ पे देखा था मैंने, जितने भी जहाँ तक मेरा मानता है जितनी कंपनी के ऑफिस हैं, या ये जितनी भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो भी बहन बेटी नौकरी के लिए जाती है ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट पर ला लो आप, तो वहाँ मैं सब की नहीं कहता पर ज़्यादातर केस है ना, वहाँ बहन बेटियों के साथ छिड़खानी होती है। ये कुछ बातें ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपके सामने आ जाती है, कोई एक आध सामने आते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो साइलेंट रह जाती है। अभी हर बहन बेटी अपने ये सोच के कि इस बात का पता परिवार को लग जाएगा, भाई और किसी को पता लग जाए तो उसमें हमारी मान सम्मान खत्म हो जाए, हमारी बहन बेटी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सिस्टम ऐसा खराब हो चुका है कि बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार के लिए घर से जाना पड़ता है, अपना पालन पोषण करने के लिए आदमी ने कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ता है, भाई कोई नौकरी करनी पड़ती है। तो ये मतलब तो नहीं हम जब नौकरी का, जो भी बहन नौकरी का अपना दे रही है, ऑफिस में काम कर रही है, तो ये थोड़ी उसके भाई उसको गलत नज़र से देखा जाए, परंतु धीरे धीरे उसको उस नज़र से देखते हैं। तो ये यहाँ नहीं, ये तो पूरे देश की बात उठा लूँ मैं। कई बार मैं वो बॉम्बे चलेगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सिस्टम देखने को मिला कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा तो ऐसा ही मिला कि कोई कंपनी, कोई दफ्तर या और कोई सिस्टम है, वहाँ तो ये चीज़ नॉर्मल होगी। अब भाई आप आओ करो, और ये आपने सुना, मैं तो कई बार फ़ोन पर देख लेता हूँ कई बार, तो बिल्कुल भाई साहब पता नहीं देश किस तरफ जा रहा है। दफ्तर की बात ला लो, अपने जत्र की बात ला लो, आपके सामने आपने देखा वो सिस्टम, वो बहन बेटी ने आपको बताई होगी। कई बार स्कूलों में मिल जाता, हमें प्राइवेट स्कूलों में मिल जाता है, अगर भाई ऐसी बात होगी बहन बेटियों के साथ। कई बार ऑफिसों में मिल जाता है, कई बार मेडिकलों में भी बात सुन जाती है, प्राइवेट मेडिकलों में, मतलब किसी भी उसमें ला लो आप। तो शायद जो इज्जत है, बहन बेटी की जो इज्जत है वो खतरे में है। और आमदनी को है भाई थोड़ा टाइट होना चाहिए, सिस्टम को टाइट होना चाहिए। इन सब के पीछे अगर एक जो मजबूती करनी पड़ेगी वो सरकार ने करनी पड़ेगी। सरकार मजबूती से ये जो कुछ कानून बनाए जाए, जैसे कानून बना रहे हैं ये, तो इन भाई कानून बनाए जाए भाई। ये जो हमारी बातें हैं, ये हमारा मुद्दा, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। ये हमारा अकेले नहीं, पूरे प्रदेश का है। जिस घर से कोई भाई या कोई हमारे माता पिता बीमार हो जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल में जाते हैं, तो मुझे पता है कितना खर्चा मेडिकल में आता है, सबको पता है। शायद एक बीमारी लंबे टाइम से बीमार हो जाए तो जीवन भर का अपनी कमाई उस बीमारी में चली जाती है। और यही बात शिक्षा की लगा लो, हम आज शिक्षा के लिए पहली से लेकर 12वीं तक, +2 तक, उसके बाद में क्या नाम है, कहीं अच्छी जगह कोई इसमें भेजते हैं ना, अपना अकेडमी वगैरह में भेजते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जो दिल्ली में लगा लो, नेट कोटा भेजते हैं। कोटा भेजते हैं, बहुत पैसा तो वहाँ भी इतना पैसा लगता है कि एक परिवार पैसा देता देता टूट जाता है। इतनी ज़्यादा महंगी शिक्षा होगी तो कहाँ से लेकर आएंगे इतना पैसा? और अपनी वो देख लो, आज के टाइम में बेरोजगारी, फौज बची नहीं, अग्निवीर ले दिया इन्होंने, देख लो। तो ये सरकार ने सोचनी चाहिए। अच्छा, एक और बताओ, आपके विधानसभा में क्या चल रहा है राजनीति का? कौन सा जी? 5 तारीख को कहा जा रहा है कि इकट्ठे होके कोई बड़ा फैसला हो रहा है। तो बादली की राजनीति में हलचल तो है ना, तो कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए तो सबकी जुबान पर है। 5 तारीख की बात करिए ना आपने, 5 तारीख ने ऐसा जो आप सोच रहे हो या लोग सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 तारीख ने भंडारा होगा, विधायक का जन्मदिन है, विधायक जी अपना जन्मदिन मनाएंगे। मेरा जो ये मानना है, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो सब आप लोगों को पता लग जाएगा। आपके तो दोस्त हैं, आप पूछते नहीं कभी ये किस तरह की बयानबाजी चल रही है जाके? अभी थोड़ा पीछे हो राज्यसभा में चल गई थी बातें, और वो चल गई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 5 तारीख ने सब प्रसाद लेंगे और विधायक जी अपना जन्मदिन मनाओगे। आपका निमंत्रण? हाँ बिल्कुल है, और पूछ आएंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। कभी देख और रहा- भाई सुनो मेरी बात, मैं तो कभी एक बात केक काटते काटते देखना प्रधान जी, परवीन जी, जो आप कांग्रेस की डोर काट दे आप जो लोग। आप जो पूछ रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। जो होगा ना, मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, चाहे मेरा साथी होया, चाहे मेरा भाई और भी कोई जो मेरे अपने हुए, भाई कोई भी काम करना चाहिए तब पहले सारी चर्चा करके करना चाहिए। ऐसा एकदम कोई फैला नहीं लेना चाहिए, कोई भी है, चाहे वो इस बारे में नहीं, कोई भी मान लेती उनमें। भाई एक बात हो रहा है, अगर सबसे मिलकर सबसे राय लेकर कोई काम करे तो काम अच्छा होता है। और अपनी मर्जी से कोई काम कर दे तो उसका भुगतना पड़ता है फिर आदमी को। तो इसलिए तो आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए कभी ऐसा हो कि काला प्रधान केक काट रहे हैं कुलदीप बस के साथ और वो दीपेंद्र हुड्डा का इकट्ठ लगाते हैं वहां से एकदम फिर आप चौक के ये क्या कर दिया, ये देखना ना प्रधान जी। ऐसा लग रहा है। नहीं वो उससे उनके बयान तो कुछ इसी तरह के चल रहे हैं, हर जगह पे चर्चा है। आप बताओ बाकी आपके चर्चा आपके सामने कुछ चर्चा बताया तो है, चर्चा तो पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोग हैं, लोगों का काम तो चर्चा करने का है, लोगों का काम चर्चा करने का है और लोग तो चर्चा करेंगे। और 5 तारीख तो नजीक आ गई, 5 तारीख तो आ गई, तो नजीक ही है, आप देख लेना। 90 डिग्री तो यही गुजारिश है, आपके मित्र हैं, आपकी पर्सनल फोन में बात हो तो पूछिएगा। और 5 तारीख को आप तो खैर जाएंगे वहां पर, देखते हैं क्या होता है। हल्का बोला रखा आपका तो विशेष आएगा निमंत्रण है, आप काला प्रधान तो आगे रहते हैं ना, उसमें तो विशेष निमंत्रण आएगा आपका। तो देखिए भाई, जनता ने बना रखा है, जनता ने वोट दे रखी है और जनता के बीच में रहना चाहिए। और कोई भी बात करनी है जनता के बीच में रह के बात करनी चाहिए। हम तो ये विचार देते हैं भाई अपने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, तमाम धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने याद किया। काला प्रधान थे और बहुत लाजवाब व्यक्तित्व के धनी हैं ये। इनसे आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करके बहुत अच्छा भी लगा है। और अनायास ही प्रधान जी ने बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त मुद्दे हैं वो उठाए हैं, जिसमें ये बहुत अहम मुद्दा है कि एक सरकारी स्कूल का टीचर है और वो अपने बच्चों को वो तक प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। ये मजाक नहीं तो क्या है। सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है प्राइवेट हॉस्पिटल में आके वही डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाके। ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं वो चल रही है। तमाम मुद्दों पर काला प्रधान लाडपुर ने है अपनी बात को बेबारीकी से रखा है और बहुत लोग इन्हें सुनते हैं और ग्राउंड पर भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ ये रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त भाईचारा इनका पूरा हरियाणा प्रदेश में है। और समय समय पर 90 डिग्री के स्टूडियो में 90 डिग्री के माध्यम से इनकी बात है वो आती रहती हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से भी बताइए जो प्रधान जी ने सारी बातें हैं वो रखी हैं। और 5 तारीख का हमें भी इंतज़ार है कि कुछ राजनीति हलचल होती है या नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम दर्शकों का।